नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस न्यूज। दिन भर की ताज़ा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें। खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप किस राज शहर से न्यूज को देख रहे हैं कमेंट में जरूर लिखें। बता दें, कांग्रेस ने मुकुल वासनिक को त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सोमवार को वरिष्ठ पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने वासनिक के नाम को मंजूरी दी। इसके साथ ही मेघालय विधानसभा चुनाव के लिए सांसद बेनी बेहनन और पूर्व सांसद जेडी सीलम को पर्यवेक्षक बनाया गया है। नागालैंड विधानसभा चुनाव के लिए सांसद फ्रांसिस्को सरदिन्हा और सांसद के जय कुमार को पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। भारत में बीते 24 घंटे में कोरोना के 196 नए मामले सामने आए हैं और 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं सक्रिय मामले बढ़कर 3432 हो गए। इस बीच पड़ोसी देश चीन में कोरोना के कहर को देखते हुए केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को तैयारियों को दुरुस्त करने के लिए कहा है। लोगों से कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए कहा गया है। एमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद के सर्वेक्षण के संबंध में स्थानीय कोर्ट के आदेश पर असहमति जताई है और कहा है कि अदालत का आदेश पूजा स्थल अधिनियम का उल्लंघन करता है। हैदराबाद के सांसद ओवैसी ने सोमवार को कहा है कि उनकी समझ से यह आदेश गलत है। वह इससे असहमत है। मथुरा के सिविल कोर्ट ने 1991 के पूजा स्थल अधिनियम उल्लंघन किया है। दिल्ली में वीर बाल दिवस के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हिस्सा लिया। कार्यक्रम साहिबजादों की कुर्बानी को समर्पित है। इस मौके पर पीएम मोदी ने वीर साहिबजादों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि मैं अपनी सरकार का सौभाग्य मानता हूं कि उसे 26 दिसंबर के दिन वीर बाल दिवस के तौर पर घोषित करने का मौका मिला है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के लेकर चौधरी चरण सिंह और बाबू जगजीवन राम की समाधि पर श्रद्धांजलि देने के साथ 2024 के लोकसभा चुनाव में बहुत कुछ साधने की तैयारी कर ली है। सियासी जानकारों का कहना है कि भारत जोड़ो यात्रा के ब्रेक के दौरान जिस तरह राहुल गांधी ने देश के तमाम बड़े नेताओं की समाधि ऊपर जाकर श्रद्धा सुमन अर्पित की है, उसके सियासी मायने भी खूब निकाले जा रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर चौधरी चरण सिंह और बाबू जगजीवन राम की समाधि पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर राहुल गांधी ने एक साथ किसान, दलित और ब्राह्मण को न सिर्फ साधा है बल्कि दलित जगजीवन के ऊपर उठकर देश के विकास में योगदान करने वाले राजनेताओं को अपना मानने का बड़ा दांव चला है। रूस और यूक्रेन के बीच 10 महीने बाद भी युद्ध अब तक नहीं थमा, बल्कि शुरुआत में हमले झेलने वाले यूक्रेन में भी अब जंग का रुख पलटते हुए रूस के क्षेत्र में हमले शुरू कर दिए हैं। ताजा मामला रूस के एंगेल्स एयरबेस का है, जहां सोमवार सुबह 2 बड़े धमाके सुनाई दिए। अब तक इसकी पुष्टि नहीं हुई कि हमले यूक्रेन की तरफ से ही किए गए या फिर अगर ऐसा हुआ तो ये रूस के लिए काफी चौंकाने वाली बात होगी, क्योंकि एंगेल्स एयरबेस रूस यूक्रेन सीमा से करीब 600 किलोमीटर अंदर मौजूद है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को दिल्ली के एम्स अस्पताल के मेडिसिन डिपार्टमेंट के अंदर भर्ती कराया गया। 63 साल की निर्मला सीतारमण को दोपहर करीब 1 बजे भर्ती कराया गया। जानकारी के अनुसार उनकी हालत स्थिर है, उन्हें बेहतरीन चिकित्सा सुविधा दी जा रही है। एम्स के डॉक्टर जल्द ही उनके स्वास्थ्य पर बयान जारी करेंगे। उन्हें पेट में संक्रमण की शिकायत है। एम्स के सूत्रों के अनुसार कुछ जरूरी टेस्ट भी किए गए। गौरतलब है कि सीतारमण ने शनिवार को चेन्नई में डॉक्टर एमजीआर मेडिकल यूनिवर्सिटी के 35वें वार्षिक दीक्षांत समारोह में भाग लिया था। तेलंगाना हाईकोर्ट ने राज्य में विधायकों की खरीद फरोख्त का मामला सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने राजनीतिक रूप से संवेदनशील मामले की जांच कर रहे राज्य की ओर से नियुक्त एसआईटी की तफसील पर भी रोक लगा दी है। बीजेपी नेता और एडवोकेट रामचंद्र राव ने मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, हम फैसले का स्वागत करते हैं। गौरतलब है कि टीआरएस के विधायक पायलट रोहित रेड्डी समेत 4 विधायकों ने 26 अक्टूबर को 3 लोग रामचंद्र भारती, नंद कुमार और सिम्हाजी स्वामी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। कोरोना वायरस एक बार फिर से लोगों को डराने लगा है। चीन में बिगड़े हालातों को देखते हुए केंद्र सरकार की ओर से राज्यों को सतर्क रहने का निर्देश दिया गया है। कर्नाटक सरकार ने कोरोना संकट के बीच नए साल के जश्न को लेकर गाइडलाइन जारी की है। कर्नाटक सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन के तहत रात 1 बजे तक ही न्यू ईयर को सेलिब्रेट कर सकते हैं। इसके अलावा अब राज्य में कई जगहों पर मास्क पहनना भी अनिवार्य कर दिया गया है। अगले साल सीबीएसई समेत सभी राज्यों की बोर्ड परीक्षाएं होने वाली है। बोर्ड परीक्षाओं को देखते हुए हरियाणा सरकार एक अनोखी पहल की शुरुआत कर रही है। आपको बता दें कि इसके तहत बोर्ड परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारे से अलार्म बजेंगे, ताकि छात्र मार्च में होने वाले परीक्षाओं की बेहतर तैयारी कर सके। राज्य के शिक्षा विभाग ने संबंधित स्कूल अधिकारियों से भी कहा है कि वे माता पिता से अपने बच्चों को सुबह 4:30 बजे जगाने के लिए कहें, ताकि बच्चे सुबह सुबह बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर सके। राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी के अल्पसंख्यक को लेकर दिए बयान पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय की प्रतिक्रिया आई है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने कहा है कि उनका बयान गलत था और जोर देकर कह रहा हूं कि हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहां सब सुरक्षित है, जिसकी बात वो कर रहे हैं। अल्पसंख्यक सबसे ज्यादा सुरक्षित है दुनिया के किसी देश से। हाल ही में सिद्दीकी के एक भाषण की पिछले हफ्ते सोशल मीडिया पर एक छोटी वीडियो क्लिप वायरल हुई थी, जिनमें उन्हें यह कहते हुए सुना गया कि देश का जो माहौल है उसे बताने के लिए मैं एक व्यक्तिगत उदाहरण का हवाला देना चाहता हूँ।
देश में पिछले कुछ दिनों से ओल्ड पेंशन स्कीम पर काफी चर्चा हो रही। विपक्षी सरकारें अपने राज्यों में पुरानी पेंशन योजना को लागू कर रही। इस पर अब प्रधानमंत्री की इकोनॉमी एडवाइजरी काउंसिल के मेंबर संजीव सान्याल ने चिंता जताई है। उन्होंने इस विषय पर पीढ़ियों के लिए बड़ा खतरा बताया है। सोमवार को पीटीआई की बातचीत करते हुए संजीव सान्याल ने कहा, बिना फंड वाली पेंशन योजनाएं अंततः भविष्य की पीढ़ियों का नुकसान करती है। रूस और यूक्रेन युद्ध के बाद घरेलू बाजार में गेहूं की बढ़ती कीमतों के मद्देनजर सरकार ने गेहूं के एक्सपोर्ट पर मई महीने में रोक लगा दी थी। हालांकि ये अलग बात है कि सरकार के इस कदम के बाद गेहूं की कीमतों में नरमी नहीं आई है, पर बैन के बावजूद भारत में 1.5 अरब डॉलर यानी कि 1,24,000 करोड़ रुपये गेहूं का निर्यात किया गया है। आपको बता दें, हाल ही में सरकार ने संसद को जानकारी दी कि वित्त वर्ष 2022-23 के अप्रैल से अक्टूबर महीने के बीच भारत ने 46.56 लाख टन गेहूं का निर्यात किया है। आईपीएल 2023 को लेकर क्रिकेट प्रेमी काफी उत्साहित दिखाई दे रहे हैं। मिनी ऑक्शन के बाद फैंस में के इस उत्साह में इजाफा हुआ है, लेकिन अब फैंस को लिए एक बड़ी बुरी खबर है। बताया जा रहा है कि इस बार आईपीएल के दिनों में कटौती होनी तय है। इसकी बड़ी वजह है कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल जो 7 जून से लॉर्ड्स में शुरू होना है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस बार होने वाला आईपीएल को 16वां सीजन 74 दिन की जगह 60 दिन का ही हो सकेगा। दूध की बिक्री के लिए भारत की जानी मानी डेयरी मदर डेयरी द्वारा लगातार दूसरे महीने दूध के दाम बढ़ा दिए गए हैं। आपको बता दें कि इस बार दूध के दाम में मदर डेयरी ने 2 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की। उसकी ओर से इस साल दूध की कीमत में 5वीं बार बढ़ोतरी की गई। दिल्ली एनसीआर के बाजार में आज यानी कि मंगलवार 26 नवंबर से ही कीमतों में वृद्धि देखी जा चुकी है। और आपको बता दें कि दूध की कीमत बढ़ोतरी पर देश के मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने तंज कसा है। विश्व भर में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए किसी भी आपातकालीन परिस्थिति से निपटने के लिए केजरीवाल सरकार ने युद्ध स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी। कोरोना से निपटने के संबंधित तैयारियों का जायजा लेने के लिए सोमवार को उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने स्वास्थ्य निदेशालय के उच्च अधिकारी सहित केजरीवाल सरकार के विभिन्न हॉस्पिटल सुपरिटेंडेंट के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने अधिकारी व अस्पताल प्रमुख से दिल्ली सरकार के अस्पताल से सामान्य बेड, कोरोना बेड, वेंटिलेटर की मौजूदा संख्या जरूरत पड़ने पर उन्हें बढ़ाने का आदेश दिया है। टाटा मोटर्स अगले माह जनवरी 2023 में पंच सीएनजी से पर्दा उठाने वाला है। ऑटोमोबाइल कंपनी भविष्य में इलेक्ट्रिक और सीएनजी कारों पर काम कर रही। इसी कड़ी में टाटा मोटर्स भी अपनी सबसे सस्ती कार नैनो को इलेक्ट्रिक और सबसे जबरदस्त हैचबैक कार पंच को सीएनजी से जल्द ही भारतीय बाजार में उतारने की तैयारी कर रहा है। साल 2022 का आखिरी महीना दिसंबर अब अपने आखिरी पड़ाव पर है और नया साल 2023 आने वाला है। नए साल से लोगों को तमाम तरह की उम्मीदें हैं। उन्हीं में से एक उम्मीद केंद्रीय कर्मचारी की भी आने वाले साल 2023 में केंद्रीय कर्मचारी के एक साथ कई तोहफे मिलने वाले। इसमें पहला है महंगाई भत्ते में फिर से बढ़ोतरी, दूसरा फिटमेंट फैक्ट का रिवाइज होना, 18 महीने का बकाया डीए एरियर भी शामिल है। अगर साल 2023 में केंद्रीय कर्मचारियों की ये उम्मीदें पूरी होती तो उनकी सैलरी में बम्पर बढ़ोतरी होगी। यदि आप राष्ट्रीय राजधानी में ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करना चाह रहे हैं तो यहाँ आपके लिए बड़ा अपडेट आया है। दिल्ली में ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करना कठिन होता जा रहा है क्योंकि जनवरी 2023 के अंत तक सभी टेस्ट ट्रैक स्वचालित हो जाएंगे। दिल्ली में कुल 13 ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक है और 12 स्वचालित हो चुके हैं। स्वचालित होने के लिए एकमात्र ट्रैक लाडोर सराय में स्थित है, जहाँ ड्राइविंग परीक्षण अभी भी मैन्युअल रूप से किए जाते हैं। यह परीक्षण ट्रैक शीघ्र ही स्वचालित होने जा रहा है। सोशल मीडिया पर एक मैसेज वायरल हो रहा है जिसमें दावा किया जा रहा है कि कोरोना की चौथी लहर के डर के बीच भारत सरकार ने 7 दिनों के लिए लॉकडाउन लगाने का फैसला किया है। एक यूट्यूब चैनल के एक फर्जी स्क्रीनशॉट में कहा गया है कि भारत में लॉकडाउन लागू होगा और प्रतिबंध 1 सप्ताह तक रहेंगे। इसके अलावा इसमें यह भी कहा गया है कि यह निर्णय पीएम मोदी ने एक आपात बैठक में लिया था। इस वायरल मैसेज की जब एक प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो ने पड़ताल की तो इसे फर्जी करार दिया गया है। बिहार में एक बार फिर सीबीआई ने पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के खिलाफ भ्रष्टाचार के एक मामले को खोल दिया है। बताया गया है कि सीबीआई ने वर्ष 2018 में एक रेलवे परियोजनाओं के आवंटन में भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया था, जिसे वर्ष 2021 में बंद कर दिया गया था। बता दें कि मामला बिहार में गठजोड़ के कुछ माह बाद सामने आया। जानकारी के मुताबिक मई 2021 में इस मामले की जाँच को बंद कर दिया गया था। इस मामले में लालू यादव के अलावा उनकी बेटी और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, बिटिया चंदा यादव और रागिनी यादव भी नामजद है। क्लाइमेट चेंज से संपूर्ण मानव जाति प्रभावित है। मानव के अस्तित्व पर खतरा उत्पन्न होने के बाद लोगों में जागरूकता बढ़ी। वैश्विक स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। अब जबकि साल 2022 समाप्त होने वाला, यह समय एक बार बैठकर विचार करने का है। यह साल कैसा रहा और आने वाला साल 2023 हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण होगा। 2023 में हमें क्या महत्वपूर्ण करना है। जी हाँ, आपको बता दें कि संसद ने ऊर्जा संरक्षण विधेयक को अपनी मंजूरी दे दी है।
बिहार में हो रहे नगर निकाय चुनाव के दूसरे चरण के लिए सोमवार की शाम 5 बजे प्रचार का शोर थम गया। मतदान 28 दिसंबर को होना है, इसको लेकर तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई। दूसरे चरण में 68 नगर निकाय में वोटिंग होने वाली। मतदान का समय सुबह 7 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक निर्धारित किया गया। 28 दिसंबर को राजधानी सहित बिहार के सभी 17 नगर निगम के लिए वोटिंग होगी। साथ ही 2 नगर परिषद और 49 नगर पंचायत में भी मतदान होने हैं। पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री आवास योजना के कथित अनियमितताओं को लेकर भारतीय जनता पार्टी समेत अन्य विपक्षी दल सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस पर लगातार निशाना साध रहे हैं। इस बीच मुर्शिदाबाद की तृणमूल संचालित आलीहाटी ग्राम पंचायत के प्रधान सैयद नसीरुद्दीन, उप प्रधान व अन्य सांसदों ने इस्तीफा दे दिया। इस पर पश्चिम बंगाल प्रदेश भाजपा के नेता राहुल सिन्हा ने कहा है कि यह शुरुआत है तृणमूल खेमे में और ऐसे लोग हैं जो बहुत जल्द इस्तीफा दे देंगे। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव एक पखवाड़े पहल गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी और अब उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से होने जा रही है। अगस्त में जदयू गठबंधन टूटने और बिहार में नई सरकार बनने के बाद यह फैसला पहला मौका है जब उप मुख्यमंत्री के रूप में तेजस्वी यादव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। इससे पहले बिहार विधानमंडल भवन के शताब्दी समारोह के समापन कार्यक्रम के दौरान तेजस्वी यादव की मुलाकात नरेंद्र मोदी से हुई थी। झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन की सरकार 29 दिसंबर 2022 को 3 साल पूरे कर रही है। 3 साल का कार्यकाल पूरा होने के अवसर पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन प्रदेश की जनता को 50 मॉडल स्कूल का तोहफा देने जा रही। हेमंत सोरेन ने 15 नवंबर 2022 को झारखंड स्थापना दिवस पर 48 स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का ऑनलाइन उद्घाटन किया था। इन सभी खबरों पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने हेडलाइंस न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।